नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने जब से आरक्षण के वर्गीकरण के मुद्दे पर राज्य सरकारों को आजादी दी, तब से घेरने की कोशिश में कई लोग लगे हुए थे, कई पार्टियां लगी हुई थी और कहा जा रहा था कि जो लोग पीडीए की बात करते हैं वो सामाजिक न्याय के नैरेटिव से खुद को दूर रखते हैं और इस तरह की बातें फैलाई जा रही थी। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का नतीजा जब आया और उस लोकसभा चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से यूपी में हाफ हो गई, उससे समाजवादी पार्टी के लोगों को और खासकर इंडिया अलायंस के लोगों को लगने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी कहीं विधानसभा में साफ ना हो जाए, वो भारतीय जनता पार्टी 2007 और 12 की कंडीशन में न पहुंच जाए। और इसी कवायद के तहत ये दिख रहा था कि चारों तरफ से अखिलेश यादव को घेरने की कवायद चल रही है कि आखिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमति या असहमति, समर्थन या विरोध, कुछ तो जताना चाहिए, वो जता क्यों नहीं रहे। तमाम अटकलों पर और तमाम इस तरह के सवालों पर जो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों के बीच लगते जा रहे थे, उस पर अखिलेश यादव ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से उस पर अपनी तरफ से बर्फ डाल दिया है। अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर अपनी पार्टी के स्टैंड को किस तरह से क्लियर किया है, जरा आप हमारी स्क्रीन पर भी देख लीजिए और मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूं। किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। यानी किसी भी प्रकार के आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है, वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि समाज का विघटन, क्योंकि इससे आरक्षण के मूल उद्देश्य की अवहेलना होती है। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं, अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों को की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों के लिए आए परिवर्तनों से पाटी नहीं जा सकती। आरक्षण शोषित वंचित समाज को सशक्त और सबल बनाने का संवैधानिक मार्ग है। इसी से बदलाव आएगा, इसके प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से, राज्यों को आजादी देने वाले निर्णय से अखिलेश यादव ने अपनी असहमति जता दी है कि वे उससे एग्री नहीं करते। अब आगे देखिए वो क्या कहते हैं। भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। मुकदमों की लड़ाई से, ध्यान रखिए, आरक्षण को मुकदमों की लड़ाई से और गोलमोल बयानों से। मोहन भागवत का बयान याद होगा, वो भाजपा के नहीं है, हालांकि भाजपा के पितृ संगठन माने जाने वाले आरएसएस के प्रमुख हैं। उन्होंने 2015 में आरक्षण पर क्या बोला था और किस तरह से बिहार का चुनाव पलट गया था, वो सबको याद होगा। समीक्षा की बात कर दी थी। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। फिर जब पीडीए के विभिन्न घटकों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पीछे हटने का नाटक करती है। भाजपा की अंदरूनी सोच सदैव आरक्षण विरोधी रही है, इसलिए भाजपा पर से 90% पीडीए समाज का भरोसा गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु। सोचिए, आरक्षण संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु। ये अपने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के पीडीए वाले सोशल अलायंस के लिए अखिलेश यादव लिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से भाजपा को आरक्षण विरोधी वो बता रहे हैं, इसके पीछे तथ्य क्या है। कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं। पहली बार बिहार में कर्पूरी ठाकुर सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण देने का मंसूबा बनाया। कर्पूरी ठाकुर की कैबिनेट में हालत यह हो गई कि पटना की कैबिनेट बैठक में वो पास नहीं हो पाया, बिहार कैबिनेट की बैठक दिल्ली में करनी पड़ी और तब जाकर किसी प्रकार से कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण के फैसले को लागू करवाया था। उसके बाद क्या हुआ, कर्पूरी ठाकुर की सत्ता जनसंघ, जो आज की भाजपा है उसका पूर्व का अवतार है, जनता पार्टी के उस जनसंघ घटक के, यानी आज की भाजपा के पूर्व अवतार वाले घटक के विधायकों के विरोध के कारण उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी।
ठीक इसी तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी की और लेफ्ट पार्टियों के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके जवाब में तत्काल सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाल दी और उस राम रथ यात्रा के माध्यम से वीपी सिंह सरकार को गिराने की, यानी सामाजिक न्याय की बुनियाद रखने वाली सरकार को गिराने की कोशिशों में लग गई। और अंततः वही हुआ। सांप्रदायिकता और सरकार में से वीपी सिंह को एक चुनना था, वीपी सिंह ने सरकार गंवाना चुना, सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया। सामाजिक न्याय की लड़ाई पर वो सरकार कुर्बान हो गई। अंततः बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। तो अखिलेश यादव के दावे में इतना दम तो दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच आरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे या देश के दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भी जहां भाजपा की सरकार है, अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का नियंत्रण है, खासकर शिक्षा विभाग में और उच्च शिक्षा विभाग में, जहां ओबीसी की सीटों को कई जगह पर एससी एसटी की सीटों को एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल अर्थात उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिले, इसके माध्यम से इसे उसको जनरल कैटेगरी में दे दिया जाता है या उस पर भरा ही नहीं जाता। ठीक इसी तरह से जो यूजीसी का 13 पॉइंट रोस्टर आया था आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर और जिस प्रकार से विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा, वो 13 पॉइंट रोस्टर भी नरेंद्र मोदी के सरकार के दौर में ही यूजीसी ने निकाला था। अब सरकार ये तो कह नहीं सकती कि यूजीसी ने अपनी मर्जी से निकाल दिया, क्योंकि यूजीसी कोई सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं जो सरकार से अलग सोचने का दावा कर सके या संवैधानिक अधिकार उसे सरकार से अलग सोचने का हो। तो अखिलेश यादव आरक्षण के मुद्दे पर तो आ गए। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति को लेकर जिस प्रकार से सियासत आगे बढ़ती हुई दिख रही है, जिस प्रकार से संविधान बचाओ के नारे को लेकर दलितों ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन को अपना समर्थन दिया, उसने मोदी योगी मॉडल की चूल्हे हिला दी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कहां 62 सीटों पर थी 2019 में, 2014 में 71 सीटों पर थी और 2024 में इसी पीडीए, इसी संविधान बचाओ के नारे ने भारतीय जनता पार्टी को 33 पर लाकर सिमटा दिया, आधे की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी 5 से बढ़कर 37 पर पहुंच गई। इंडिया अलायंस आधी से ज्यादा सीटें यूपी में जीत गया और उसके बाद से आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो घेरने की कवायद थी, इंडिया अलायंस को घेरने की कवायद थी, उस कवायद के ऊपर आगामी विधानसभा चुनाव के पहले और कई राज्य, महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ती है, कुछ सीटों पर उसका प्रभाव भी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अभी 2-3 महीने के अंदर होने हैं और वहां की परिस्थितियों में अखिलेश यादव की पार्टी को जिस तरह से घेरा जा रहा था, उसके मायने लोग समझ सकते हैं कि क्या हो सकते थे। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन उस हिंदुत्व में क्या समाज के अंतिम व्यक्ति तक गैर बराबरी को खत्म करने की दिशा में क्या कुछ है, सवाल अखिलेश यादव उठाते हैं। ठीक इसी तरीके से जिस प्रकार से 10 सालों से सरकार चल रही है केंद्र में, क्या उस सरकार में सामाजिक न्याय को लेकर किसी प्रकार का रवैया उस तरह का दिखाया गया जिस तरह से आमतौर पर सामाजिक न्याय की सरकारों में उम्मीद की जाती है। प्रतीकात्मक तौर पर दलित समाज से आने वाले ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना दिया गया, फिर आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर उनके बाद आसीन कर दिया गया। लेकिन क्या प्रतीकात्मक नियुक्तियों से, प्रतीकात्मक तौर पर समाज के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा देने से क्या सामाजिक न्याय हो जाता है? सभी जानते हैं कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को सरकारी नौकरियों में लागू करने वाले वीपी सिंह कोई पिछड़े वर्ग से नहीं थे, लेकिन पिछड़े वर्ग के हितों का ख्याल रखा। सभी जानते हैं कि मंडल कमीशन की दूसरी सिफारिश कि शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए, वो अर्जुन सिंह ने लागू किया। अर्जुन सिंह भी पिछड़े वर्ग से नहीं थे, दोनों समाज के सवर्ण या तथाकथित अगड़ा वर्ग जिसे कहते हैं उससे आते थे। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई का किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और अखिलेश यादव ने जब पीडीए बनाया तो दलितों को इस आधार पर अब छिटकाने की कोशिश हो रही थी कि चूंकि अखिलेश यादव दलित वर्ग से नहीं आते तो दलित उनसे जुड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी की गारंटी काम करती जा रही है कि सत्ता मिलेगी तब उन गारंटियों को लागू करेंगे। संविधान बचाओ के मुद्दे पर कांग्रेस सपा के यानी इंडिया अलायंस के साथ दलितों का झुकाव होता जा रहा है। तो भला दलितों को इस बात से क्या फर्क पड़ता है
कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी दलित हैं या नहीं है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, कौन सा उनके समय में दलितोत्थान का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल गया। ये आमतौर पर अब लोगों को पता है कि अब नेता की जाति देखकर नहीं, प्रतीक देखकर नहीं, बल्कि अब जनता मुद्दों के आधार पर वोट डालने की तरफ जा चुकी है। क्योंकि मुद्दों के आधार पर जनता ने जब वोट डाला तभी जाकर देश में गठबंधन सरकार की नौबत आई। जब व्यक्ति आधारित व्यक्ति पूजा का दौर शुरू होता है तो एक दलीय और एक नेता के नाम पर वोट डालकर लोग बहुमत देते हैं और बहुमत की सरकारों में फिर सरकारों का हठधर्मितापूर्ण रवैया लोग देखने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार होने की कोशिश करते हैं। कभी हो जाते हैं, कभी नहीं होते तो जनमत बदलता है और जनमत बदलने की प्रक्रिया की पहली झलक लोकसभा चुनाव ने दिखाई। और इस लोकसभा चुनाव में जो झलक दिखी उसमें एसटी समुदाय के लोगों ने राजस्थान से उत्तर प्रदेश और कई राज्यों तक अपनी तरफ से अपने पॉलिटिकल स्टैंड को लाभार्थी चेतना से बाहर निकालकर एक अलग तरह के सामाजिक और सामुदायिक चेतना में ढालने की जो पहली कोशिश इस पीडीए के माध्यम से करते हुए खासकर यूपी में दिखाई, उससे स्वाभाविक है कि जब SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश होगी, अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश होगी। और उस ट्रैप में ना फंसते हुए अखिलेश यादव ने इस ट्वीट के माध्यम से तमाम अटकलों पर पानी फेर दिया है कि पीडीए के ऊपर उनका भरोसा डिगा नहीं है, वो उस पीडीए को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखते जाइए आने वाले वक्त में पीडीए मजबूत होगा या नरेंद्र मोदी का एनडीए मजबूत होगा। ये एनडीए बनाम पीडीए की लड़ाई में इस देश की सियासत सिमटती जा रही है। तो इंतजार कीजिए सियासत की धार देखने का और सियासत की धार के बीच सामाजिक विमर्श को नए सिरे से परिभाषित होते हुए भी देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।